बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। पूरा गांव पानी से भर चुका था। कच्ची सड़कें कीचड़ में बदल गई थी और लोग अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा टूटा फूटा मिट्टी का घर था। उसी घर में अपनी पत्नी, बेटे और बूढ़ी माँ के साथ रहता था रमेश। घर में बस मुट्ठी भर आटा बचा है। अगर आज भी काम नहीं मिला तो रात को क्या बनाएंगे? चिंता मत करो सीता, भगवान ने भूखा पैदा नहीं किया है। वो आज भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। बेटा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, तुम लोग खा लेना। ऐसा मत कहो माँ, हम सब साथ खाएंगे या फिर कोई भी नहीं खाएगा। पापा, आज स्कूल भी बंद हो गया, बारिश कब रुकेगी? जल्दी रुक जाएगी बेटा, फिर तुम अपने दोस्तों के साथ खेलना। लेकिन पापा, मुझे भूख लगी है। बस बेटा, थोड़ी देर और रुक जाओ। सीता की आंखों में आंसू थे। माँ होकर भी वो अपने बेटे की भूख नहीं मिटा पा रही थी। मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कहीं मजदूरी मिल जाए। इतनी तेज बारिश में कोई काम नहीं मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। रमेश एक पुराना छाता लेकर घर से निकल गया। बारिश इतनी तेज थी कि सामने का रास्ता भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। वो पूरे गांव में काम ढूंढता रहा, लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिला। भाई, आज कोई काम नहीं है। बारिश रुकने के बाद आना। ठीक है, भगवान आपका भला करे। शाम होने लगी। रमेश की जेब अब भी खाली थी। उसके कदम भारी हो चुके, लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर अपने बेटे की भूख का था। हे भगवान, आज मेरे परिवार की परीक्षा मत लो। मेरे बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया। उदास मन से रमेश अपने घर की ओर लौटने लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज रात उसके छोटे से घर में ऐसे मेहमान आने वाले हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। रमेश जैसे ही अपने घर पहुंचा, सीता उसके चेहरे को देखकर ही समझ गई कि आज भी उसे कोई काम नहीं मिला। कुछ मिला? नहीं, पूरा गांव घूम आया, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। अब क्या करेंगे? जो थोड़ा आटा बचा है, उसी की 2-4 रोटियां बना दो। भगवान कल का रास्ता जरूर खोलेगा। बहू, मेरे हिस्से की रोटी छोटू को दे देना। माँ जी, आपने सुबह भी कुछ नहीं खाया था। बूढ़े शरीर को इतनी भूख नहीं लगती, लेकिन बच्चे की भूख बड़ी होती है। आदि, हम सब साथ में खाएंगे। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। सीता ने चूल्हा जलाया। थोड़े से आटे की सिर्फ 4 छोटी छोटी रोटियां बन सकी। बस इतना ही बचा था। कोई बात नहीं, सब मिलकर बांट लेंगे। तभी अचानक धट 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 किसी ने दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं देख कर आता हूँ। कौन है? भाई साहब, कृपया दरवाजा खोल दीजिए, हम लोग बारिश में फंस गए हैं। सुनिए, पहले पूछ लीजिए कौन है। जी, आप कौन हैं? मेरा नाम राजीव है। मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ शहर जा रहा था। रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। बारिश इतनी तेज है कि कहीं भी जाना संभव नहीं। अगर आज की रात हमें अपने घर में रहने की जगह मिल जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन हमारे घर में जगह भी बहुत कम है। सीता, मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम आता है। अगर आज हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो कल हमारी मदद कौन करेगा? ठीक है, जैसा आपको सही लगे। आइए साहब, घर छोटा है लेकिन दिल छोटा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भगवान आपका भला करे। पापा, अब हमें बारिश में नहीं रहना पड़ेगा ना? नहीं बेटा, अब हम सुरक्षित हैं। रमेश ने मेहमानों को अंदर बैठाया, लेकिन उसके मन में एक ही चिंता थी। घर में सिर्फ 4 रोटियां थीं और अब खाने वाले 7 लोग हो चुके थे। यहीं से शुरू होने वाली थी रमेश की असली परीक्षा। रमेश कुछ देर तक चुपचाप 4 रोटियों को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने लोगों का पेट कैसे भरेगा। घर में बस यही 4 रोटियां हैं, अब क्या करें? जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा। पहले मेहमानों को खाना खिलाओ। लेकिन फिर छोटू और माँ जी क्या खाएंगे? भूखा मेहमान हमारे दरवाजे से नहीं जाना चाहिए। रमेश बिल्कुल सही कह रहा है। मेहमान भगवान का रूप होते हैं। भाई साहब, हम लोगों की वजह से आपको परेशानी हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं साहब,
आप लोग हमारे मेहमान हैं। बहन जी, अगर खाना कम है तो हम बिना खाए भी रह सकते हैं। नहीं दीदी, आप लोग चिंता मत कीजिए। सीता ने चारों रोटियां थाली में रखी और मेहमानों के सामने परोस दी। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी थी। धीरे धीरे खाओ बेटा। छोटू दूर बैठकर चुपचाप यह सब देख रहा था। पापा, आप नहीं खाएंगे? बेटा, मुझे अभी भूख नहीं है। सच? हाँ, तू चिंता मत कर। और मैं भी बाद में खा लूंगी। मैं भी अभी नहीं खाऊंगी। असल में चारों ने झूठ बोला था। घर का कोई भी सदस्य खाना नहीं खाने वाला था, सिर्फ इसलिए ताकि मेहमान भूखे न सोएं। भाई साहब, आप लोगों ने हमारा इतना सम्मान किया, हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। साहब, इंसानियत में एहसान जैसी कोई बात नहीं होती। आज आप मुसीबत में हैं, कल हम भी हो सकते हैं। रात और गहरी होती जा रही थी। बाहर बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। तभी अचानक गरज। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा। जब तक हम सब साथ हैं, किसी बात का डर नहीं। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगला तूफान सिर्फ बाहर नहीं, रमेश के छोटे से घर के अंदर भी आने वाला था। बाहर बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। तेज हवा के साथ बिजली भी बार बार चमक रही थी। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटा, हम सब यहीं हैं। तभी अचानक टप 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 छत से फिर पानी टपकने लगा। लगता है इस बार छत ज्यादा टूट गई है। मैं अभी ठीक करता हूँ। इतनी तेज बारिश में कैसे? कोशिश तो करनी पड़ेगी। रमेश जल्दी से एक पुरानी बाल्टी और 2 बर्तन लेकर आया। इन्हें यहाँ रख दो, कम से कम पानी पूरे घर में नहीं फैलेगा। भाई साहब, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। नहीं साहब, आप लोग मेहमान हैं, आराम से बैठिए। आप अकेले कैसे संभालेंगे? भगवान साथ है, सब संभल जाएगा। कुछ ही मिनटों में बारिश और भी तेज हो गई। टप टप टप। मम्मी, मेरे ऊपर भी पानी गिर रहा है। रमेश इन्हें इस तरफ बैठा देते हैं। हाँ, आइए साहब, आप लोग इस चारपाई पर बैठ जाइए। रमेश ने अपनी और छोटू की जगह मेहमानों को दे दी। हम कहाँ बैठेंगे? हम यहीं जमीन पर बैठ जाएंगे बेटा। ठीक है पापा। बेटा, भगवान तेरी हर परीक्षा का फल जरूर देगा। पूरी रात रमेश कभी बाल्टी बदलता, कभी टपकती छत के नीचे बर्तन रखता, लेकिन उसने एक बार भी मेहमानों को परेशानी महसूस नहीं होने दी। इतनी गरीबी में भी इतना बड़ा दिल आज पहली बार देखा है। सच में ऐसे लोग आज भी हैं, यकीन नहीं होता। धीरे धीरे रात बीतने लगी, लेकिन रमेश की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बस यही चिंता थी कि उसके मेहमान आराम से रात गुजार लें। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सुबह उसके दरवाजे पर किस्मत दस्तक देने वाली है। सुबह होने लगी थी। रात भर हुई तेज बारिश के बाद अब आसमान थोड़ा साफ हो रहा था। रमेश पूरी रात जागने के कारण बहुत थक चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था कि उसके मेहमान सुरक्षित थे। मम्मी, बारिश रुक गई क्या? हाँ बेटा, लगता है अब बारिश कम हो गई है। भाई रमेश, आपने रात भर हमारी इतनी मदद की, हम आपका जितना धन्यवाद करें कम है। साहब, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मुसीबत में थे, बस इतना ही देखा मैंने। लेकिन आपने खुद इतनी परेशानी में रहते हुए भी हमें अपने घर में जगह दी। घर छोटा है साहब, लेकिन अगर किसी की परेशानी कम हो जाए तो यही घर बड़ा लगने लगता है। बहन जी, आपने भी रात भर हमारी बहुत सेवा की। अरे नहीं दीदी, आप मेहमान हैं, आपके लिए इतना तो करना ही था। आंटी, आपका घर छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। छोटी बच्ची की बात सुनकर सीता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। दीदी, तुम्हें बारिश में डर नहीं लगा अब? कल लगा था, लेकिन जब तुम्हारे पापा ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा तब डर नहीं लगा। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। अरे बेटा, अब मेरी तारीफ करना बंद कर। कुछ देर बाद अमीर आदमी ने बाहर जाकर अपनी गाड़ी देखने का फैसला किया। मैं एक बार गाड़ी देख कर आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं भाई, आप बहुत थके हुए हैं। कोई बात नहीं साहब, रास्ता भी कीचड़ से भरा है। दोनों घर से बाहर निकल गए। गाड़ी थोड़ी दूर सड़क के किनारे खड़ी थी।
उसके चारों तरफ पानी और कीचड़ जमा था। लगता है पानी कम होने के बाद गाड़ी निकल जाएगी। हाँ साहब, लेकिन सड़क अभी बहुत खराब है। भाई रमेश, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी साहब, पूछिए। आपने कल रात अपने परिवार को खाना क्यों नहीं खिलाया? आपको कैसे पता? मैंने देखा था 4 रोटियां थीं, लेकिन आपने सब हमें दे दी। साहब, बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन किसी मेहमान को भूखा भेजना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपके घर में खुद खाने की कमी है। कमी तो है साहब, लेकिन इंसानियत की कमी नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं, आजकल बहुत लोग पैसे वाले हैं, लेकिन इतना बड़ा दिल बहुत कम लोगों के पास है। पैसे से पेट भर सकता है साहब, लेकिन दिल इंसानियत से ही भरता है। रमेश की बात सुनकर अमीर आदमी कुछ देर तक चुप रहा। रमेश, आप जैसे इंसान से मिलकर मुझे अपने बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा है। मैंने तो बस वही किया जो कोई भी इंसान करता। नहीं, हर कोई ऐसा नहीं करता। तभी दूर से गांव का एक आदमी उनकी तरफ आता दिखाई दिया। अरे रमेश, हाँ भाई, तुम्हें पता है रात की बारिश से गांव के दूसरे किनारे वाला पुल टूट गया है। क्या? हाँ, अब इस रास्ते से बाहर जाना मुश्किल है। मतलब हमारी गाड़ी भी आज नहीं निकल पाएगी? अमीर आदमी ने एक बार फिर रमेश की तरफ देखा। तो लगता है हमें एक दिन और आपके मेहमान बनना पड़ेगा। जब तक रास्ता नहीं खुलता, आप हमारे घर में ही रहिए। रमेश को नहीं पता था कि मेहमानों का एक दिन और रुकना उसके परिवार के लिए एक नई मुसीबत भी लेकर आने वाला था। और उसी मुसीबत से खुलने वाला था एक ऐसा राज जो रमेश की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। शाम ढलने लगी थी। बारिश अब थोड़ी कम हो गई, लेकिन गांव की गलियां अभी भी पानी और कीचड़ से भरी थी। रमेश सुबह से काम की तलाश में घूम रहा था, लेकिन आज भी उसके हाथ खाली थे। हे भगवान, आज भी कोई काम नहीं मिला। घर में छोटू भूखा बैठा होगा। रमेश निराश होकर गांव की पुरानी दुकान के पास बैठ गया। अरे रमेश, यहाँ अकेला क्यों बैठा है? कुछ नहीं भाई। सुना है तेरे घर में शहर से कुछ मेहमान आए हैं हाँ, और तू खुद खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहा। मुसीबत है भाई, लेकिन मेहमान को तो घर से नहीं निकाल सकता। तू भी ना रमेश, खुद के घर में खाने को नहीं है और दूसरों का पेट भर रहा है। अगर किसी को मुसीबत में देखकर भी हम दरवाजा बंद कर ले, तो फिर इंसान होने का मतलब ही क्या रह जाएगा? बड़ी बड़ी बातें करने से पेट नहीं भरता रमेश। पेट मेहनत से भरता है भाई। उधर घर में सीता चूल्हे के पास बैठी थी। क्या हुआ बेटा? आज पापा खाना लेकर आएंगे ना? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा खाली हाथ नहीं लौटेंगे। लेकिन कल भी तो नहीं लाए थे। इस बार जरूर लाएंगे। बहू, जी माँ जी। घर में जो थोड़ा सा आटा बचा है उससे रोटियां बना दे। लेकिन माँ जी, वो तो सिर्फ 2-3 रोटियों जितना है। तो 3 ही बना दे। पहले छोटू को खिलाएंगे, और मेहमान? उनके लिए कुछ और सोचेंगे। तभी बाहर से राजीव की आवाज आई। बहन जी, जी? क्या रमेश घर पर है? नहीं, वो काम ढूंढने गए हैं। इतनी परेशानी के बावजूद भी? उन्हें अपने परिवार की चिंता है। आपके पति बहुत अलग इंसान है। हाँ, गरीबी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। मैंने उनकी मदद करने की कोशिश की थी। उन्होंने मना कर दिया होगा। हाँ, वो किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करते। अब मैं समझ गया। राजीव कुछ देर चुप रहा। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी मेहमान वाली झिझक नहीं थी। वह रमेश के परिवार को ध्यान से देखने लगा था। बहन जी, जी? अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछिए। आपके पति ने कभी अपना कोई काम शुरू करने के बारे में सोचा है? सोचा तो है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? अगर पैसे की परेशानी ना हो तो क्या रमेश अपना काम शुरू करना चाहेंगे? शायद, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही। राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में रमेश के लिए कुछ बड़ा करने का फैसला हो चुका था। और तभी दूर से रमेश वापस आता दिखाई दिया। पापा आ गए। लेकिन इस बार भी रमेश के हाथ खाली थे और उसके चेहरे पर एक ऐसी खबर थी जिसे सुनकर पूरे घर की चिंता
और बढ़ने वाली थी। रमेश धीरे धीरे घर के अंदर आया। उसके कपड़े कीचड़ से भरे हुए और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। पापा, आप खाना लाए? बेटा, आज भी काम नहीं मिला। कोई बात नहीं पापा, आप कल फिर कोशिश करना। मेरा बेटा तो बहुत समझदार हो गया है। आप बहुत थक गए हैं। थकान की चिंता नहीं है सीता, चिंता तो इस बात की है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। बेटा, हिम्मत मत हार, बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। माँ, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। रमेश भाई, जी साहब। आपके लिए मेरे पास एक बात है। कैसी बात? अगर आपको कोई अपना छोटा सा काम शुरू करने का मौका मिले तो आप क्या काम करना चाहेंगे? साहब, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। सोचिए। मुझे खाना बनाना आता है। अगर छोटा सा ठेला लगा लूं तो शायद घर चल जाए। आप हमेशा कहते थे कि आपकी पाव भाजी बहुत अच्छी बनती है। हाँ, लेकिन ठेला लगाने के लिए पैसे चाहिए। अगर ठेला और सामान मिल जाए तो मैं दिन रात मेहनत करूंगा। बस मुझे यही जवाब चाहिए था। लेकिन साहब, आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल रात आपने मेरे परिवार के लिए अपना खाना छोड़ दिया था। वो तो मेरा फर्ज था। और आज आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। लेकिन मैं आपका पैसा उधार लेकर काम करूंगा। नहीं। तो इससे मदद मत समझिए, इसे आपकी मेहनत पर मेरा भरोसा समझिए। रमेश की आंखें नम हो गईं। साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे आपका एहसान याद रहेगा रमेश। मेरा? हाँ, क्योंकि आपने हमें उस रात अपने घर में जगह दी थी जब हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। अगली सुबह राजीव ने रमेश को बाजार ले जाने का फैसला किया। कल सुबह मेरे साथ चलिए। कहाँ? आपका नया काम शुरू करवाने। पापा, अब हमारा भी अपना ठेला होगा। भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। मैंने कहा था ना, बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। उस रात बहुत दिनों बाद रमेश के परिवार ने उम्मीद के साथ आंखें बंद की। लेकिन रमेश को अभी तक नहीं पता था कि राजीव सिर्फ एक अमीर मेहमान नहीं था। उसकी असली पहचान अभी सामने आना बाकी थी। और अगले दिन होने वाला खुलासा रमेश की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। आसमान में बादल अभी भी थे, लेकिन गांव की गलियों में अब हल्की धूप दिखाई देने लगी थी। रमेश भाई, तैयार हो गए? जी साहब। मैं तो पूरी रात यही सोचता रहा कि सच में मेरा अपना काम शुरू हो पाएगा। आज सिर्फ सोचना नहीं है, आज से काम शुरू करना है। पापा, मैं भी आपके साथ बाजार चलूं? नहीं बेटा, तुम घर पर रहो। लेकिन मुझे भी देखना है कि हमारा नया ठेला कैसा होगा। जाने दीजिए इन्हें। कई दिनों बाद इसके चेहरे पर इतनी खुशी आई है। ठीक है बेटा, लेकिन शरारत नहीं करना। पक्का पापा। रमेश, राजीव और छोटू गांव के बाजार की तरफ निकल पड़े। पापा, क्या हम आज से पाव भाजी बेचेंगे? हाँ बेटा। फिर मैं भी आपकी मदद करूंगा। अरे वाह, लगता है रमेश को पहला छोटा सा कर्मचारी मिल गया। बस फिर तय रहा। लेकिन साहब, अब क्या हुआ? इतना सब देखकर मुझे डर लग रहा है, कहीं मैं आपका भरोसा तोड़ ना दूं। रमेश भाई, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके अंदर मेहनत देखी है और मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली नहीं रहता। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। मुझे आपसे बस यही चाहिए। बाजार पहुंचकर राजीव रमेश को एक खाली जगह दिखाता है। रमेश भाई, ये जगह कैसी रहेगी? बहुत अच्छी है साहब। यहाँ से बाजार आने जाने वाले लोग आसानी से ठेला देख पाएंगे। पापा देखो, ठेला आ गया। एक नया पाव भाजी का ठेला रमेश के सामने खड़ा था। ये सच में मेरा है साहब। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने कहा ना, इसे एहसान मत समझिए, इसे अपनी नई शुरुआत समझिए। पापा, अब सब्जियां कहाँ हैं? अभी लेकर आते हैं। सब सामान मैंने पहले ही मंगवा दिया है। आपने तो पूरा इंतजाम कर दिया। अब बस आपकी बारी है। आज मैं ऐसी पाव भाजी बनाऊंगा कि पूरा बाजार याद रखेगा। रमेश ने पहली बार अपने नए ठेले पर चूल्हा जलाया। चलो, आज से मेरी मेहनत की नई शुरुआत। पापा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मुझे पूरा भरोसा है रमेश,
तुम्हारी पाव भाजी जरूर चलेगी। कुछ ही देर में पाव भाजी की खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगी। भाई साहब, जी ये नया ठेला लगाया है। जी, एक प्लेट पाव भाजी देना। अभी देता हूँ भाई साहब। पापा, पहला ग्राहक। हाँ बेटा, आज का पहला कदम उठ गया। रमेश ने मेहनत से पहली प्लेट तैयार की और ग्राहक को दे दी। वाह भाई, स्वाद तो बहुत अच्छा है। सच में? एक प्लेट और लगा देना। पापा, हमारी पाव भाजी चल गई। हाँ बेटा, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। रमेश के चेहरे पर कई दिनों बाद सच्ची खुशी थी। उसे लगा कि अब उसके परिवार की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसी समय बाजार के दूसरी तरफ खड़ा एक आदमी रमेश के नए ठेले को ध्यान से देख रहा था और उसकी आंखों में रमेश के लिए बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। रमेश के ठेले पर धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। उसकी पाव भाजी का स्वाद लोगों को पसंद आने लगा था। भाई, एक प्लेट और देना। जी भाई साहब, अभी देता हूँ। पापा, आज तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हाँ बेटा, बस मेहनत करते रहना। दूर खड़ा वही आदमी लगातार रमेश के ठेले को देख रहा था। इतनी जल्दी इसके ठेले पर भीड़ लग गई? ये तो मेरे ठेले के पास ही लगा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। कुछ देर बाद वह आदमी रमेश के ठेले के पास आया। अरे भाई, तुमने ये ठेला यहाँ किसकी इजाजत से लगाया? मैंने तो बाजार की खाली जगह देखकर लगाया है। ये जगह इतनी भी खाली नहीं थी। अगर कोई परेशानी है तो बताइए। परेशानी तो है, तुम्हारी वजह से मेरे ग्राहक तुम्हारे पास आ रहे हैं। भाई, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। काम करो, लेकिन मेरे ठेले के सामने नहीं। मैंने जानबूझकर आपका नुकसान करने के लिए ठेला नहीं लगाया। मुझे नहीं पता तुम जानबूझकर कर रहे हो या नहीं, लेकिन अगर कल भी तुम्हारा ठेला यहाँ दिखा तो अच्छा नहीं होगा। पापा, तुम अंदर जाओ बेटा। आदमी गुस्से में वहां से चला गया। पापा, वो अंकल आपसे क्यों लड़ रहे थे? कुछ नहीं बेटा, तुम अपना काम करो। रमेश भाई। जी साहब। मैंने सब सुन लिया, आप परेशान मत होइए। मैं झगड़ा नहीं चाहता साहब। और आपको झगड़ा करना भी नहीं है। मैं बस मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरना चाहता हूँ। और आपको वही करना चाहिए। शाम तक रमेश ने अच्छी बिक्री की। आज की कमाई देखकर यकीन नहीं हो रहा। पापा, अब हम घर के लिए खाना भी खरीदेंगे ना? हाँ बेटा, आज घर में सब पेट भरकर खाना खाएंगे। रमेश ने सब्जियां और राशन खरीदा और खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। आप आ गए? हाँ सीता, आज बहुत खुश लग रहे हैं। आज पहली बार लगा कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। माँ, हमारा ठेला बहुत चल रहा है। उस रात रमेश के घर में कई दिनों बाद भरपेट खाना बना। बेटा, भगवान तेरी मेहनत को हमेशा सफल करे। माँ, आज जो कुछ मिला है उसके पीछे राजीव साहब की मदद भी है। लेकिन रमेश को नहीं पता था कि उसके नए ठेले की कामयाबी से किसी की परेशानी बढ़ चुकी। देखता हूँ कब तक चलता है इसका ये ठेला। रमेश की नई जिंदगी शुरू हो चुकी, लेकिन उसके रास्ते में अब एक नई मुश्किल खड़ी होने वाली थी। अगले दिन सुबह रमेश हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। आज का दिन अच्छा जाएगा। मुझे और मेहनत करनी है। मैं टिफिन तैयार कर देती हूँ। ठीक है। आज मैं भी ठेले पर आऊंगा। स्कूल से आने के बाद आ जाना। ठीक है पापा। कुछ देर बाद रमेश अपने ठेले पर पहुंच गया। चलो काम शुरू करते हैं। लेकिन आज बाजार में कुछ अजीब था। अरे, मेरा सामान कहाँ गया? ये सब किसने किया? रमेश ने देखा कि उसके ठेले का कुछ सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। कल तो सब ठीक था, रात में आखिर हुआ क्या? रात को कुछ लोग तुम्हारे ठेले के पास घूम रहे थे। कौन लोग? अंधेरा था, मैं पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर लेता हूँ। रमेश फिर से काम में लग गया। उसने बिखरा हुआ सामान समेटा और ठेला तैयार कर दिया। थोड़ी देर बाद वही आदमी अपने ठेले से रमेश को देख रहा था। लगता है अभी भी हिम्मत नहीं टूटी इसकी। देखता हूँ कब तक टिकता है। रमेश भाई। नमस्ते साहब।
सब ठीक तो है? हाँ, बस थोड़ा सामान बिखरा मिला था। किसी ने जानबूझकर किया होगा। हो सकता है, लेकिन मैं किसी पर शक नहीं करना चाहता। यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। मैं बस मेहनत पर भरोसा करता हूं। धीरे धीरे ग्राहक फिर आने लगे। भाई, एक प्लेट पाव भाजी देना। मेरे लिए भी एक। अभी देता हूं। उधर वह आदमी गुस्से से सब देख रहा था। इतनी परेशानी के बाद भी इसके ग्राहक कम नहीं हुए। अब मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। शाम होते होते रमेश का पूरा सामान लगभग बिक चुका था। पापा, आज तो कल से भी ज्यादा कमाई हुई। हाँ बेटा, भगवान का शुक्र है। लेकिन उसी समय वह आदमी चुपचाप एक योजना बना रहा था। कल इसका ठेला बिल्कुल नहीं चलेगा। रमेश को नहीं पता था कि उसकी सफलता किसी के लिए जलन का कारण बन चुकी थी और अगला दिन उसकी सबसे कठिन परीक्षा लेकर आने वाला था। अगली सुबह रमेश हमेशा की तरह जल्दी बाजार पहुंच गया। आज भी मेहनत पूरी लगानी है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रमेश अपने ठेले के पास पहुंचा, उसके कदम वहीं रुक गए। ये क्या? मेरा ठेला! रात में किसी ने ठेले को नुकसान पहुंचाया था। किसने किया होगा ये सब? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? रमेश, हाँ भाई। सुबह जब मैं आया तब ठेला इसी हालत में था। कोई दिखाई नहीं दिया? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। ठेला फिर से तैयार करूंगा। उसी समय राजीव वहां पहुंच गया। रमेश भाई, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं साहब, लेकिन जिसने भी किया है, मैं उससे नफरत नहीं करूंगा। इतना सब होने के बाद भी? हाँ, नफरत से सिर्फ नफरत बढ़ती है। राजीव रमेश को हैरानी से देखता रहा। रमेश भाई, चिंता मत करो, हम सब आपकी मदद करेंगे। आपकी पाव भाजी पूरे बाजार में सबसे अच्छी है। आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं ये एहसान नहीं भूलूंगा। ये एहसान नहीं है, ये आपकी मेहनत का सम्मान है। सभी लोगों ने मिलकर ठेला फिर से ठीक कर दिया। पापा देखो, सब लोग हमारी मदद कर रहे हैं। हाँ बेटा, अच्छे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। दूर खड़ा वही आदमी ये सब देख रहा था। क्या मैंने इसका नुकसान किया और लोग इसकी मदद कर रहे हैं? पहली बार उसके चेहरे पर पछतावा दिखाई दिया। शायद मैं गलत था। उधर राजीव मुस्कुरा रहा था। रमेश भाई, आज आपने सिर्फ ठेला नहीं जीता, आपने लोगों का दिल जीत लिया है।